हेलो एवरीवन, होप यू ऑल डूइंग वेल। सो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं विद द रिमेनिंग क्वेश्चन फॉर सेट सी ऑफ द चैप्टर थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। हमने सेट सी कहाँ तक कर लिया था लास्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक। तो हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। सेट सी को खत्म करेंगे, उसके बाद एडिशनल क्वेश्चन बैंक चालू कर देंगे एंड वील सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन प्रॉपरली। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 16। The salary of workers of a factory is known to follow a normal distribution with an average salary of 10,000 और standard deviation 2000 का। तो हमें मेन पता है 10,000 है और सिग्मा की वैल्यू है 2000। If 50 workers receive salary more than 14,000, तो पहले 50 वर्कर्स की जगह अपन एक वर्कर की बात करते हैं। देन द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन द फैक्ट्री इज, हमेशा जब भी ऐसा हो ना तो अपन एक वर्कर की बात करने की ट्राई करो। 50 से अपन बाद में देख लेंगे क्या वे में उसे डील करना है। सो सैलरी मोर देन 14,000, कितने हैं? 50 हैं। ऐसे टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स पूछा जा रहा है और इसमें एक चीज मिसिंग है जो आपको एग्जाम में भी अगर होगा तो क्वेश्चन में प्रोवाइड की जाएगी, बिकॉज ये चीज हम खुद कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये टेबल के थ्रू पता लगती है। सो समथिंग लाइक दिस, या तो z की वैल्यू 0 से 2 के बीच में या फिर phi of 2 कुछ गिवन होगा, सो दैट यू विल बी एबल टू परफॉर्म द कैलकुलेशंस प्रॉपरली। सो ये मैंने अभी यहां पे मेंशन कर दिया है। तो हमें मेन पता है, स्टैंडर्ड डिविएशन पता है। अब पहले z स्कोर में कन्वर्ट करते हैं, जैसे स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट की बात कर लेते हैं। तो z क्या होगा? 14,000 माइनस ये x की वैल्यू है मेन अपॉन सिग्मा। इसका मतलब क्या हो गया? p ऑफ z ग्रेटर देन 2, राइट? ये वैल्यू है 2। अब ये मैंने मेंशन कर रखा है, अगर मैं एक कर्व बनाऊं, स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व, ये 0 है, राइट? यहां पर 2 आ रहा है, हमें 2 से बड़ा चाहिए। तो 2 से बड़ा मतलब दिस पार्ट, इसके आगे phi ऑफ 2 गिवन है। हो सकता है वो 0 से 2 तक की वैल्यू देते, मतलब ये वाली वैल्यू देते, और हमें माइनस इन्फिनिटी टू 0 तो पता है ये 0.5 होगा इतना पार्ट, तो ये ऐड कर देंगे। बट उनने डायरेक्ट दे रखा है माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक का, तो ये वाला एरिया इसके नीचे का पूरा, दिस ऑल पार्ट इज 0.9772। हमें चाहिए क्या? ये ग्रेटर देन वाला, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है ये हमें पता है। अब हमें चाहिए इससे बड़ा, तो हम क्या करेंगे? इसे लिखेंगे 1 माइनस पी ऑफ z लेस देन 2। ये लेस देन 2 वाला पार्ट पूरा आ गया, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 माइनस 0.9772। तो इसकी वैल्यू आ रही है 0.0228, ये वैल्यू। अब एक के लिए इतनी है, तो जब हम 50 के लिए देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 50 अपॉन, क्योंकि 50 ऐसे हैं जो ग्रेटर देन है 14,000। हमें टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स निकालने हैं, तो 0.0228 से डिवाइड करेंगे। तो 2192 पॉइंट समथिंग आ रहा है। मतलब 2193 के आसपास है वैल्यू। देखो ए ऑप्शन मैच कर रहा है।
अब इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पे आपको ध्यान रखनी है, इन केस जैसे मान लो यहां पे ये फाई ऑफ 2 की जगह ये दे रहे हैं z 0 से लेके 2 तक का है 0.4772, यही वैल्यू होती है 0 से 2 की, ठीक है। इसका क्या मतलब हो रहा है, ये वाला पार्ट जो पिंक से शेड कर रहा हूं मैं, ये है 0.4772। अब मुझे तो पूरा ये पार्ट इतना पूरा चाहिए, बिकॉज वी नीड टू फाइंड दिस। तो कैसे करेंगे, देखो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट एक आप ध्यान रखिए, माइनस इंफिनिटी से 0 ये वाला पार्ट 0.5 है, इन्हें ऐड कर दो तो वैल्यू 0.9772 ही आएगी। 1 माइनस 0.9772 करेंगे तो ये वाला रीजन आ जाएगा, दैट इज व्हाट वी रिक्वायर। और उसके बाद हमने 50 डिवाइड बाय वो वैल्यू करी तो हमें टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्या बोल रहा है, फॉर ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन एज 500, मीन कितना है 500, स्टैंडर्ड डिविएशन है 120, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k सो दैट द इंटरवल, इंटरवल गिवन है हमें, मतलब ये x की वैल्यूज है 500 से k तक की और क्लोज ब्रैकेट है, मतलब इक्वल टू भी है, कवर्स इतना परसेंट एरिया ऑफ द नॉर्मल कर्व गिवन। देखो ये अगर दिया है तो इसका कुछ रोल तो पक्का होगा कि फाई ऑफ 1.3 की वैल्यू इतनी है, मतलब इसका कुछ रोल है यहां पे। सो सबसे पहले व्हाट वी नो इज p ऑफ ये 500 से लेके लेस देन इक्वल टू है ना x k तक का कवर कर रहा है कितना 40.32% है, तो डिवाइड बाय 100 कर देना तो 0.4032 इतना है। अब एक काम करो, इसे कन्वर्ट करते हैं z में, p ऑफ ये 500 माइनस मीन कितना है 500 है, पॉन में 120 सिग्मा है, कहां तक k माइनस 500 अपॉन 120, इसकी वैल्यू है 0.4032, ये कितना हो गया 0। जीरो से लेके k माइनस 500 अपॉन 120 तक 0.4032 है, ठीक है। अब इसके बाद हमेशा डायग्राम बनाना जरूरी है, उससे ही आपको क्लैरिटी आएगी। ये पार्ट पीक वाला यहां पर 0 पे है और आगे कुछ होगा ये यहां पर k माइनस 500 अपॉन 120। हमें पता है ये जो एरिया है यहां पर बीच में, दिस इज 0.4032, ये क्या है माइनस इंफिनिटी, ये वाला एरिया, ये कितना है वी नो दिस ऑलरेडी, ये फिक्स्ड है कितना 0.5। अगर मैं माइनस इंफिनिटी से k माइनस 500 अपॉन 120 निकाल रहा हूं, मतलब फाई ऑफ k माइनस 500 अपॉन 120, तो 0.5 प्लस 0.4032, 0.5 प्लस 0.4032, तो ये वैल्यू आ रही है 0.9032। कुछ देखा देखा लग रहा है ये तो 0.9032 क्या है, फाई ऑफ 1.3 है,
मतलब ये जो k माइनस 500 अपॉन 120 है वो किसके बराबर हो गया? फाई ऑफ k माइनस 500 अपॉन 120 की वैल्यू हो गई बराबर फाई ऑफ 1.30 के, मतलब k माइनस 500 अपॉन 120 इक्वल्स टू 1.3। 1.3 इंटू 120 माइनस 500, सॉरी प्लस 500, तो वैल्यू आ रही है k की यहां से 656। दिस इज द फाइनल आंसर। सी ऑप्शन करेक्ट है। क्या पूछा था हमसे? वैल्यू ऑफ k, और हमने निकाल दी, 656 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। द एवरेज वीकली फूड एक्सपेंडिचर ऑफ अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज। एवरेज मतलब मीन की बात हो रही है, पर कैसा है? वीकली फूड एक्सपेंडिचर है, और कैसा? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। मीन है 1800, स्टैंडर्ड डिविएशन है 300। प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 फैमिलीज बिलोंगिंग टू द ग्रुप एटलीस्ट 1 फैमिली हैज वीकली फूड एक्सपेंडिचर इन एक्सेस ऑफ, मतलब 2100 से ज्यादा का, और हमें फाई ऑफ 1 पता है और ये पूछा गया है। तो एक काम करो, अभी के लिए इस पार्ट को भूल जाओ, लेट्स फॉरगेट दिस पार्ट, ओके। ये जो 5 फैमिलीज वाला पार्ट है, लेट्स फॉरगेट इट फॉर नाउ। एक के लिए निकालते हैं, जैसा मैंने इस क्वेश्चन में बोला था, उसके बाद वील डील विद इट। तो मीन ₹1800, सिग्मा ₹300। हमें क्या बोला है? ग्रेटर देन 2100। जेड में कन्वर्ट करो तो 2100 माइनस मीन, मतलब 1800 अपॉन सिग्मा की वैल्यू है 300। तो ये क्या आ गया? ग्रेटर देन 1, राइट? 1 से बड़ा, 1 से बड़ा। और हमें क्या पता है? 1 तक की वैल्यू पता है, फाई ऑफ 1 तक की, मतलब 1 माइनस पी ऑफ z लेस देन 1। तो ये z लेस देन 1 वाला, ये 0 है, ये 1 है, ये इतना पूरा पार्ट इनने दे रखा है 0.84। ये क्या है? लेस देन 1 है, माइनस इंफिनिटी से 1 तक का, मतलब 1 से छोटा। तो ये क्या हो गया? 1 माइनस 0.84। तो 0.16 आ रही है वैल्यू। ये है प्रोबेबिलिटी जो हमें चाहिए थी ऑफ सक्सेस, हो गई है बेसिकली। क्योंकि अब मेन क्वेश्चन की बात करते हैं। आउट ऑफ 5 फैमिलीज बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप एटलीस्ट 1 फैमिली, 5 फैमिलीज हैं, उनमें से कम एक का वीकली फूड एक्सपेंडिचर इससे ज्यादा होना चाहिए। अब लगेगा हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला फॉर्मूला, क्योंकि अब देखो 5 फैमिलीज, n की वैल्यू 5 हो गई। अब ये जो हमने करा इसको भूल जाओ, n की वैल्यू लो 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमने निकाली है 0.16, तो फेलियर हो गया 0.84। जो हमें चाहिए था मिल गया। और x की वैल्यू कितनी है? एटलीस्ट 1, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो हम निकालेंगे फॉर नन। p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बोला है, तो हम निकालेंगे 1 माइनस p ऑफ x लेस देन 1, मतलब सिर्फ x इक्वल टू 0 वाली।
तो 1 माइनस 5C0 P की पावर ये 0 आएगा तो 0.16 की पावर 0 इंटू 0.84 की पावर n माइनस x, मतलब 5 माइनस 0 तो 5 हो गया। ये वैल्यू कितनी है 1, ये वैल्यू 1, उसकी वैल्यू आएगी सिर्फ, तो 1 माइनस 0.84 की पावर 5, 0.4182 समथिंग आ रहा है। ये आएगा फाइनल आंसर 0.5817। तो 0.582 सबसे क्लोजेस्ट जा रहा है, देखो डी ऑप्शन भी 0.614 है, तो 0.582 बी ऑप्शन इज द क्लोजेस्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, इफ द वीकली वेजेस ऑफ 5000 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल है, विथ मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, ये मीन है 700 का और स्टैंडर्ड डिविएशन 50 है, लिख लेते हैं इसको, मीन 700 है, स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा की वैल्यू है 50। What is the expected number of workers with wages between 660 and 720? Again, क्वेश्चन में एक चीज मिसिंग है, वैल्यू उनको -0.820 या फिर कुछ घुमा फिरा के ऐसी वैल्यू देनी चाहिए कि हमें z की वैल्यू -0.820 क्या है वो पता चले, इसके अंदर का एरिया, और z0 टू z.4 क्या है वो भी पता लगना चाहिए। इसे और भी वे में लिख सकते हैं, अगर मैं लिख दूं z0 टू z.8 कितना है तो उससे ये वैल्यू हमें पता चल जाएगी, बट नथिंग इज गिवन, तो यहां पर टेबल तो है नहीं, सो मैंने लिख दिया यहां पे वैल्यू कितनी आएगी, वील हैव टू रेफर द टेबल फॉर दिस। तो जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग लिख लेते हैं, P 660 से X की वैल्यू जा रही है 720 तक, Z स्कोर, तो P 660 माइनस 700 अपॉन 50 से लेके 720 माइनस 700 अपॉन 50, 660 माइनस 700 डिवाइड बाय 50, वैल्यू है -0.8, $720 माइनस 700 होता है 20 डिवाइड बाय 50 करेंगे तो 0.4 आएगा। इसकी वैल्यू वी नो दैट दिस इज इक्वल टू 0.4435। अब आंसर देखो क्या है, क्या डायरेक्टली 0.4435 आंसर है, नहीं, क्योंकि वर्कर्स कितने हैं, 5000 वर्कर्स हैं, तो 4435 जो वैल्यू है इंटू 5000 करो, 2217.5, क्लोजेस्ट कौन सा है, सी ऑप्शन 2218, दैट्स व्हाई सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, %50 of a certain product have weight 60 kg और more, 50% मतलब 0.5, और 10% have weight 55 kg और less, 10% ऐसा है जो 55 kg या उससे कम है। On the assumption of normality, what is the variance of weight? हमें वेरिएंस निकालना है, मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। तो देखो हमें ना मीन पता है, ना वेरिएंस पता है, ना स्टैंडर्ड डिविएशन पता है, हमें बस पता है कि ये हमारा नॉर्मल कर्व है। जो मीन होता है इस साइड 50% होता है और इस साइड भी 50% होता है फॉर द मीन, राइट। तो जो म्यू है
इस साइड का एरिया इज 0.5, इस साइड का एरिया 0.5, 0.5 मतलब 50%। क्या लिखा है? 50% ऑफ अ सर्टेन प्रोडक्ट हैव वेट 60 kg और मोर। मतलब मैं कह सकता हूं कि ये वैल्यू 60 होगी, तभी 60 से ज्यादा वाला होगा कितना? 50%। दैट्स वाई म्यू की वैल्यू है 60 kg। हमें मीन पता चल गया है। नाउ 10% ऑफ द वेट हैव 55 kg और लेस, ये 60 है, यहां पर आ रहा होगा 55, तो ये वाला पार्ट कितना है? 0.1, राइट। मतलब ये पार्ट अगर मैं देखूं तो ये होगा 0.4। अब एक चीज गिवन है, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, फाई ऑफ 1.28 की वैल्यू है 0.9। तो अगर 55 से कम इज 10%, P ऑफ x लेस देन 55 इक्वल टू 0.1 है, तो मैं कह सकता हूं P ऑफ x ग्रेटर देन 55। क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.1, ये कितना है? 0.9, राइट। इसे z में कन्वर्ट करते हैं। z में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा? P ऑफ z ये होगा 55 माइनस 60 अपॉन सिग्मा। सिग्मा की हमें वैल्यू पता नहीं है अभी, मीन तो पता है ना, लेकिन तो P ऑफ z ग्रेटर देन -5 बाय सिग्मा इक्वल्स टू 0.9। ठीक है, अब एक काम करते हैं, सिग्मा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो ये माइनस साइन को अगर मुझे हटाना है, यहां पर लिख दो पहले तो, ये पार्ट है 0, ये क्या है? -5 अपॉन सिग्मा। -5 बाय सिग्मा से छोटा पार्ट इज 0.1, तो यहां पर भी तो एक ऐसा पार्ट आएगा 5 बाय सिग्मा। तो मैं कह सकता हूं ना कि ये जो पार्ट होगा ये भी 0.1 होगा। तो what does this say is not phi, P of z greater than 5 by sigma 0.1 है। तो लेस देन वाला मतलब मैं क्या लिख सकता हूं कि लेस देन 5 बाय सिग्मा भी 0.9 होगा, क्योंकि 1 माइनस, और ये दिस इज नॉट ग्रेटर देन, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 0.1 करूंगा तो 0.9 आ जाएगा और दूसरा पार्ट आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, राइट। तो लेस देन 5 बाय सिग्मा 0.9 है, मतलब इसके पूरा पीछे वाला पार्ट इज 0.9। 0.9 किसके बराबर है? और इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या हो गया? फाई ऑफ 5 बाय सिग्मा की वैल्यू है 0.9। ठीक है, यही हमें चाहिए था, क्योंकि यहां पर गिवन है फाई ऑफ 1.28 की वैल्यू 0.9 है, तो 5 बाय सिग्मा किसके बराबर हो गया? 1.28 के। अब यहां से हमें सिग्मा की वैल्यू निकल जाएगी। सिग्मा क्या आ जाएगा? 5 डिवाइड बाय 1.28, सो सिग्मा इक्वल्स टू 3.90625। बट हमें सिग्मा नहीं चाहिए, हमें चाहिए वेरिएंस, मतलब सिग्मा स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करूं तो 15.25 ये वैल्यू आ रही है। कौन सा ऑप्शन सबसे क्लोज है? 15.21। ए ऑप्शन इज द क्लोजेस्ट, दैट्स व्हाई ए इज करेक्ट। इस वे में सेट सी की पूरी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है। लेट्स मूव ऑन टू एडिशनल क्वेश्चन बैंक। थ्योरी वाले क्वेश्चन है हम इजीली सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हमने पूरी थ्योरी अच्छे से समझी है और सारे कंसेप्ट क्लियर करे हैं। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स देन वी यूज। इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, डिस्क्रीट वैल्यूज हैं,
ठीक है, वेरिएबल कैसा है, डिस्क्रीट है, एक कॉइन को 10 बार उछाल रहे हैं। हमने ऐसे क्वेश्चन करे हैं, कहां पे करे हैं हमने, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 2, इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n मींस, n क्या होता था, नंबर ऑफ ट्रायल्स, p क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, q क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, और x क्या है, नंबर ऑफ सक्सेसेस। सो ऑप्शन देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस है, नंबर ऑफ सक्सेसेस है, नंबर ऑफ ट्रायल्स है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। n क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज, ठीक है, याद करो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन टॉप पे है फ्लो चार्ट में, दो वेज में डिवाइड हो रहा है, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल में भी दो वेज हैं, बाइनोमियल और पॉइजन, कंटिन्यूअस में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये कौन सा हो गया, डिस्क्रीट के लिए। when there are a fixed number of repeated trials, fixed number of repeated trials किसी भी एक्सपेरिमेंट के, और आइडेंटिकल कंडीशन है, याद है हम बात करते थे कि दो ही ऑप्शन रहेंगे, या तो फेलियर होगा या सक्सेस होगा, और कैसे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स हैं, सक्सेस और फेलियर कैन रिजल्ट इन ईच ट्रायल, देन वी यूज, किसकी बात हो रही है, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। Question number 5, in binomial distribution P denotes again n number of trials in the experiment, P probability of success, Q probability of failure, और उसके बाद X number of successes होता है। तो P क्या हो गया, probability of success। Question number 6, P की वैल्यू 0.5 है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, एक ही केस होता है, P की वैल्यू 0.5 है तो Q की वैल्यू भी 0.5 होगी, P और Q बराबर है तो सिमेट्रिकल बनेगा। मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, n इंटू P, बी ऑप्शन। वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देखो, NP मीन है, वेरिएंस होगा NPQ और उसका अंडर रूट कर देंगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। P की वैल्यू 0.1 है, द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज Q2। तो इसके लिए एक चीज बताता हूं, याद रखना, अगर P की वैल्यू 0.5 से छोटी है तो राइट स्क्यूड, और अगर P ग्रेटर देन 0.5 है तो लेफ्ट स्क्यूड। याद रखना, ठीक है। तो बी ऑप्शन, क्योंकि 0.5 से छोटी वैल्यू है P की। इफ इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन NP की वैल्यू 9 है, NPQ 2.25 है, तो हमें Q बताना है। इजी क्वेश्चन है। N इंटू P इक्वल्स टू 9, N इंटू P इंटू Q, मतलब हमें मीन गिवन है और वेरिएंस गिवन है, ये है 2.25। तो ये जो वैल्यू है इसे यहां पर रख दो, तो ये क्या हो गया, 9 इंटू Q इक्वल्स टू 2.25। Q की वैल्यू क्या आ गई, 2.25 डिवाइड बाय 9। इसे सॉल्व करेंगे, 2.25 डिवाइड बाय 9, वैल्यू आ रही है 0.25, क्योंकि वैल्यू 0.25 आ रही है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, याद करो ये हमने एमसीक्यू में भी करा है पहले एक्सरसाइज में, और जब मैंने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की थ्योरी पढ़ाई थी तब मैंने बोला था मीन ग्रेटर देन वेरिएंस इक्वल टू नहीं, सिर्फ ग्रेटर देन, मतलब ऑलवेज ग्रेटर देन, हमेशा बड़ा होगा। कहां पे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। पॉइजन के केस में क्या होता है, मीन इक्वल टू वेरिएंस, तो ये क्या होगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डिविएशन, अगर मीन n इंटू P है, वेरिएंस NPQ है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस।
मतलब अंडर रूट ऑफ n इंटू पी इंटू क्यू, ये पूछा गया है हमसे। बी ऑप्शन करेक्ट है। डैश डिस्ट्रीब्यूशन इज अ लिमिटिंग केस ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो याद करो, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट वेरिएबल, उसमें आ रहा है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। बायनोमियल मैंने कहा था कि हर जगह यूज होता है, ठीक है, तो पॉइजन का क्यों यूज करते हैं सर? पॉइजन का यूज तब होता है जब कोई ऐसा केस दे दिया है कि n की वैल्यू बहुत बड़ी है, सक्सेस के प्रोबेबिलिटी के चांसेस बहुत कम है और फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो ये क्या है? दिस इज अ लिमिटिंग केस। इस पर्टिकुलर केस में ही पॉइजन का यूज होता है। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन द नंबर ऑफ ट्रायल्स इज लार्ज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज स्मॉल। नंबर ऑफ ट्रायल्स ये रहे, n बहुत बड़ी वैल्यू है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p छोटी वैल्यू आ रही है, टेंडिंग टू 0, तो क्या यूज कर रहे हैं? ये किसके लिए बताया मैंने? पॉइजन के लिए। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। इन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज वेरी क्लोज टू, क्या है ये? p टेंडिंग टू 0। सो सी ऑप्शन आएगा। इन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन np इज, np मतलब मीन, मीन कैसा होगा? फाइनाइट वैल्यू होगी मीन की। देखो फाइनाइट होगी, इनफाइनाइट होगी, 0 होगी, तो फाइनाइट वैल्यू। ए ऑप्शन करेक्ट है। इन डैश डिस्ट्रीब्यूशन मीन इक्वल टू वेरिएंस, मीन और वेरिएंस बराबर है। पॉइजन का केस याद करो, बाइनोमियल में तो np और np क्यों आ रहा है, तो बराबर नहीं होंगे। मीन इज ग्रेटर देन वेरिएंस, बाइनोमियल नहीं है। पॉइजन, इसमें मीन m होता है। याद करो kt को हम मीन लिखते थे तो e की पावर माइनस m इंटू m की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, और वेरिएंस भी m होता है। स्टैंडर्ड डिविएशन होता था रूट m। तो वेरिएंस और मीन कैसे हैं? बराबर होते हैं। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। इन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज इक्वल टू, मीन किसके बराबर होगा? लैम्डा np स्क्वायर रूट mp स्क्वायर रूट mp क्यू। तो मीन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? या तो m से करते हैं या फिर लैम्डा भी तो यूज करते हैं। जब मैंने पढ़ाया था तभी बोला था कई जगह लैम्डा भी लिखा होगा, ये वो क्वेश्चन है। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू, अभी पूछा गया था अंडर रूट np क्यू। सी ऑप्शन करेक्ट है। फॉर कंटिन्यूअस इवेंट्स डैश डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट वेरिएबल को हटाओ, कंटिन्यूअस वेरिएबल, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज होगा, तो ए ऑप्शन ही करेक्ट है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, पीडीएफ की बात हो रही है, इज एसोसिएटेड विथ, डिस्क्रीट के लिए यूज होता है क्या? नहीं। कंटिन्यूअस वेरिएबल, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए यूज होगा। सो बी करेक्ट है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमेशा कैसा होता है? ऑप्शन क्या है? ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा तो होता है लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं है ये आंसर। ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। लेस देन 0 नहीं होता है, लेस देन इक्वल टू भी नहीं होता है। क्वेश्चन 24, फॉर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी ऑफ एंटायर स्पेस, मतलब जो सारी प्रोबेबिलिटीज का सम है बेसिकली उसकी बात हो रही है, तो क्या होगा? 1 होगा। अब डिस्क्रीट की बात करें, डिस्क्रीट वेरिएबल में प्रोबेबिलिटी ऑफ द एंटायर स्पेस एक ही चीज है, दोनों केसेस में 1 ही होगा, तो बी ऑप्शन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल इफ, बाइनोमियल की बात हो रही है, सिमेट्रिकल होगा जब p की वैल्यू है 0.5। अब p 0.5 है तो हमें पता है p प्लस q की वैल्यू होती है 1, सो q इक्वल्स टू 0.5। तो p और q कैसे हैं? p इक्वल्स टू q, इस केस में सिमेट्रिकल होगा, दैट्स व्हाई सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन टेंड्स टू बी सिमेट्रिकल इफ द मीन वैल्यू इज, ठीक है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के केस में देखो
लैम्डा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो वो सिमेट्रिकल होता जाएगा। अगर लैम्डा क्या है, पहले एसिमेट्रिकल होता है, मतलब वो लो है, तो जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जा रही है लैम्डा की वैल्यू गेट्स ग्रेटर या फिर इट रेजेस हाई हो रही है, तो इट टेंड्स टू बी सिमेट्रिकल इफ द मीन वैल्यू इज हाई। ए ऑप्शन इज करेक्ट। द कर्व ऑफ डैश डिस्ट्रीब्यूशन हैज सिंगल पीक। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन था जिसमें सिंगल पीक आती है? तो याद है मैंने नॉर्मल का कर्व जब पढ़ाया है तो एक ही पॉइंट पे टॉप पे रहता है, कौन सा था वो? मीन। और यहां पर मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड भी होता है, तो कौन सा आंसर आएगा? नॉर्मल। और ये यूनिमॉडल होता है। द कर्व ऑफ डैश डिस्ट्रीब्यूशन इज, देखो यूनिमॉडल के बारे में ही पूछ लिया। यूनिमॉडल भी है, बेल शेप्ड भी है और हाईएस्ट पॉइंट ओवर द मीन, यही तो है हाईएस्ट पॉइंट ओवर द मीन। तो फिर से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, इसमें एक ही मोड रहता है। Because of the symmetry of normal distribution, the median and the mode have the dash value as that of mean. अभी मैंने बताया था mean equal to median equal to mode, तीनों बराबर होंगे। और जब हम स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट के बात करेंगे तो ये वैल्यूज बराबर होंगी किसके? जीरो के। तो ये क्या आंसर आएगा? सेम। सी ऑप्शन इज करेक्ट। Question number 31. For a normal distribution, the total area under the normal curve is. Total area कितना होता है? ये हमारा कर्व है। तो एरिया पूछ रहे हैं इसके नीचे का। तो रिमेंबर मैंने बताया है ये वाला एरिया अबाउट मीन इस साइड का 0.5, मतलब माइनस इन्फिनिटी टू मीन तक का, ये क्या होगा? जीरो होगा। और ये वाला पार्ट मीन से लेके इन्फिनिटी, मतलब जीरो टू इन्फिनिटी वाला पार्ट, दिस इज ऑल्सो 0.5। 0.5 प्लस 0.5 टोटल कितना हो गया? 1। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। In normal distribution, the probability has the maximum value at. Maximum value ये कहाँ पे आ रही है? मीन पे आ रही है। बट मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड, यही होता है ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में। मीन, मोड और मीडियन और एक ऑल दिया है, तो आंसर आना चाहिए ऑल। ठीक है, रिमेंबर दिस। क्वेश्चन नंबर 33. In normal distribution, the probability decreases gradually on either side of the mean that never touches the axis. ये जो पार्ट जा रहा है यहां पे, ये ऐसा सीधा है और ये ऐसे जाए जा रहा है, बट इट विल नेवर टच द एक्सिस। सेम फॉर दिस साइड, ये कभी भी टच नहीं होगा एक्स एक्सिस को। सो दिस इज ट्रू। क्वेश्चन 34. Whatever may be the parameter of dash distribution, it has same shape. हमेशा बेल शेप्ड ही रहेगा, राइट? कौन सा है ये? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। मीन हो, मोड हो, मीडियन हो, डजेंट मैटर। इन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो जेड स्कोर का यूज करके, स्टैंडर्डाइजेशन का यूज करके बनता है, सबसे पहली चीज मैंने बताई थी, म्यू की वैल्यू 0 रहती है, सिग्मा की वैल्यू 1 रहती है। म्यू 0 रहता है तो मीन, मोड, मीडियन सब कुछ 0 हो गया है। तो कौन सा आंसर सही है? मीन 0 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन 1, ये फिक्स्ड रहते हैं, तभी स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व बनता है। क्वेश्चन नंबर 36. द नंबर ऑफ मेथड्स फॉर फिटिंग द नॉर्मल कर्व इज. तो इसे याद रखना है। मेथड्स का नाम है मेथड ऑफ मोमेंट्स एंड मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड। ये दो मेथड्स का यूज होता है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट।
ठीक है, सो वी हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चन टिल क्वेश्चन नंबर 36 फॉर द एडिशनल क्वेश्चन बैंक. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 टू क्वेश्चन नंबर 40 आर नॉट रिलेटेड टू योर कोर्स, बिकॉज उसमें टी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बोला है. हमने क्या पढ़ा है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर कंटिन्यूस, और डिस्क्रीट के लिए बायनोमियल एंड पॉइजन. उसके क्वेश्चन मुझे नहीं पता, बट दे हैव एडेड इट. एक बार आप चाहो तो उन्हें देख सकते हो, यू कैन रिमेंबर देम. बाकी they are not necessary for you. So we are going to continue from question number 41. And if you have any doubts, you can ask me anytime. So thank you everyone.